इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है, कोई बच्ची घर में आती है, तो अमूमन बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा कहता सुना होगा कि भैया इसके जन्म लेने के बाद से घर में सब कुछ नष्ट हो गया, घर में सब कुछ खराब हो गया, या ये बच्चा बड़ा अशुभ है, बच्ची बड़ी अशुभ है, इसके जन्म लेने के बाद से बड़ा बुरा हो गया। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, बच्ची का जन्म लेना अशुभ या शुभ भी होता है? क्या है ये अशुभ जन्म का खेल? आज यही बात करेंगे चाल चक्र में। अशुभ जन्म का योग क्या होता है? चाल चक्र में आज खास जानेंगे आप अशुभ जन्म योग का सच क्या होता है। क्या होता है किसी बच्चे का जन्म लेना शुभ या अशुभ होना? क्या वाकई में किसी बच्चे का जन्म लेना शुभ या अशुभ होता है, या केवल भ्रम है? और अगर ऐसा होता है तो कैसे उसको निपटेंगे, कैसे उसको नियंत्रित करेंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो वास्तविकता क्या होती है? अशुभ जन्म के योग के सच के बारे में आपको बताएंगे। होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और कल का शुभ पहर क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे आज। तो आज बात होगी जन्म योग की शुभता और अशुभता के बारे में। किसी बच्चे का जन्म लेना कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले लेकिन पंचांग। कल के पंचांग की अगर हम बात करें तो कल आषाढ़ कृष्ण की सप्तमी तिथि होगी। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और कल ही इसके साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद भी कल ही लग जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्र बल के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर एक अनुमान हम लगाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा प्रातः काल 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की कल मनाही होगी। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में ज्योतिष कहता है कि मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इस सृष्टि में, जीवन में किसी का आना ना आना हमको भले ही लगता हो कि हमारे हाथ में है, लेकिन सच है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का आना ना आना ये शुद्ध रूप से ईश्वर के हाथ में है। किसी का जन्म लेना, किसी का मरण होना, ये उनके हाथ में है जो जन्म और मृत्यु के नियंता हैं। इसीलिए ये बात थोड़ी सी समझ के बाहर है कि किसी व्यक्ति का जन्म शुभ या अशुभ होता है या नहीं होता है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए सुनाई दी जाएंगे जो कहेंगे कि इस बच्चे के जन्म लेने के बाद सब बुरा हो गया, बच्चा बड़ा अशुभ है, इसका जन्म बड़ा अशुभ हुआ, या ये बच्ची बड़ी अशुभ है, या किसी का जन्म होने के बाद से घर सब तबाह हो गया, जन्म योग बड़ा अशुभ है। ऐसा बहुत सारे लोग आपको कहते हुए सुनाई देंगे। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है? क्या होता है अशुभ जन्म योग? चलिए बताते हैं पहले कि जन्म योग की अशुभता का मामला क्या होता है। कुछ विशेष नक्षत्रों में, तकरीबन 27 नक्षत्र की बात ज्योतिष करता है, और कुछ विशेष नक्षत्रों में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसा मानते हैं कि बच्चा अशुभ योग में है। बच्चे का जो जन्म हुआ है, जिन योगों में हुआ है, वो योग अशुभ हैं, वो योग निगेटिव हैं। विशेष रूप से जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है ना, जैसे आश्लेषा में हो गया, अश्विनी में हो गया, रेवती में, मघा में, मूल में, तो मानते हैं कि ऐसा बच्चा अशुभ है। मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेने पर और भी अधिक निगेटिव मानते हैं इसको। ऐसा मानते हैं कि अशुभ योग में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जीवन में उन्नति नहीं करता। यानी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी कुंडली उंडली बनाई, उसके नक्षत्रों को देखा और कह दिया कि भैया बच्चे का जन्म तो बड़ा अशुभ है, बड़ा नेगेटिव है, ये बच्चा जीवन में उन्नति नहीं करेगा। जन्म बच्चे ने बाद में लिया, पहले ही दिमाग लगा दिए कि बच्चा उन्नति करेगा या नहीं करेगा। मतलब ईश्वर तो बाद में सोचेगा कि भैया बच्चे का भविष्य क्या है। पहले जन्म लेने के बाद पहले उसके माता पिता और तमाम विद्वान सोचने लगते हैं कि बच्चे का जन्म क्या होगा, जैसे उस बच्चे के जन्म का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। और यहां तक लोग कहते हैं कि बच्चा अशुभ है, बच्चा जीवन में उन्नति नहीं करेगा, और ये भी कहते हैं कि माता पिता में से किसी के जीवन के लिए खतरा ना हो जाए।
कि इस बच्चे के जन्म लेने के बाद इसकी माँ ना रहे, इसके पिता ना रहे, या दोनों के जीवन में मुश्किल आ जाए, दोनों के जीवन में त्रासदी आ जाए, ये भी कहते हैं। और ऐसा भी मानते हैं कि जब कोई बच्चा अशुभ जन्म योग में जन्म लेता है, अशुभ योग में जन्म लेता है, उसके नक्षत्र अशुभ होते हैं, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने से घर की धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। यानी मान्यता 3 है। पहली मान्यता यह है कि अगर कोई बच्चा अशुभ जन्म योग में जन्म लेता है, अशुभ योग में जन्म लेता है, तो एक तो बच्चा उन्नति नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात ये मानते हैं कि अगर बच्चे का जन्म अशुभ योग में हुआ है तो उसके माता पिता में से कोई एक जीवित रहता है या दोनों नहीं रहते, और अगर दोनों हैं तो दोनों जीवन में बीमार रहते हैं, दोनों को जीवन में मुश्किल होती है। और तीसरा ये कहते हैं कि अगर बच्चा अशुभ योग में जन्म लेता है तो घर बर्बाद हो जाता है, घर की धन और संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल इस समय दौड़ रहा होगा कि वास्तव में ऐसा मैं सोचता हूं या ऐसा मैं सोचती हूं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? अशुभ योग, जन्म योग, ऐसा कुछ होता है या केवल भ्रम है? आइए बताते हैं। देखिए, ऐसा है, अशुभ जन्म योग जैसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसी शुभ चीज नहीं हो सकती जिसके साथ अशुभता ना हो, और कुछ भी ऐसा अशुभ नहीं हो सकता जिसके साथ शुभता ना हो। ऐसा हुआ ही नहीं। कोई चीज दुनिया में ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो केवल निगेटिव हो, या कोई चीज ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो केवल पॉजिटिव हो। जरूर पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव होगा, तभी संतुलन बना रहेगा। ये संतुलन का सिद्धांत है। इसीलिए अशुभ जन्म योग जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो या किसी ऐसे योग में हुआ हो जो योग खराब हो, लेकिन इस योग के खराब होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा ही अशुभ हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा? मान लिया कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हो गया तो भैया योग खराब है ना, वो बच्चा थोड़ा ना खराब है। मान लिया कोई व्यक्ति सड़क पे गिर गया, बच्चा सड़क पे गिर गया, उसको कचरा लग गया, तो आप क्या कहेंगे? बच्चे का शरीर गंदा हो गया। बच्चा गंदा हो गया कभी नहीं कहेंगे। आपके हाथ में चोट लगे तो आप क्या कहते हैं? हाथ में चोट लग गई। आपको चोट नहीं लगती, चोट लगती है हाथ को। ये हमेशा याद रखिए कि जब कोई अशुभ योग होता है, कोई निगेटिव योग होता है, मूल नक्षत्र हो या अलग तरह के अशुभ योग हो, अशुभ योग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे बच्चा अशुभ नहीं होता। योगों का अशुभ होना अलग बात है, बच्चे का अशुभ होना अलग बात है। कोई भी बच्चा कभी भी अशुभ नहीं होता। जन्म लेने के साथ ईश्वर की कृपा हर व्यक्ति के साथ आती ही आती है, तो कभी मत कहिए कि बच्चा अशुभ है। किसी बच्चे की वजह से न तो कोई जीता है, न कोई मरता है। जातस्य ही ध्रुवो मितः, जिसको जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। कोई बच्चा जन्म लिया, उसके पिताजी मर गए, बच्चा जन्म लिया, उसकी माताजी मर गई, उस बच्चे को कोसने लगी कि उसके जन्म लेने के बाद ऐसा हुआ। अगर वो जन्म नहीं लेता तब भी जिसको मरना है वो तो मरेगा ही। इसीलिए किसी बच्चे की वजह से न तो कोई जीता है न तो कोई मरता है। इसलिए भैया क्यों बच्चे को दोष दे रहे हैं? बच्चे के जन्म लेने से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मान लिया किसी घर के स्वामी को दरिद्र होना है, उसका घर बिकना है, उसके धन संपत्ति को नष्ट होनी है, तो वो हो गई ही। किसी बच्चे के जन्म के वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये याद रखिए। मैं फिर कहूंगा, कोई भी बच्चा अशुभ नहीं होता। उसके योग कमजोर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन उसके जन्म की वजह से घर में विघटन हो गया, घर की धन संपत्ति का नाश हो गया, घर में किसी का देहांत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का जन्म कभी भी अशुभ नहीं होता। हर बच्चा ईश्वर का अंश है, और जन्म लेने के समय बच्चा प्योर फॉर्मेट में होता है। शुद्ध रूप से ईश्वर का जो गुण है वो उसके अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ होता ही होता है। इसीलिए ज्योतिष कहता है कि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक ज्योतिष पर विचार ना करें, बच्चे की कुंडली ना देखें, क्योंकि जो पहले 12 साल होते हैं ना, उसके ऊपर पूर्व जन्म के और ईश्वर के वाइब्रेशंस इतने ज्यादा होते हैं कि हो सकता है कि आपका जो फल कथन है वो गलत हो जाए। इसीलिए बच्चे का जन्म कभी भी अशुभ नहीं होता। उसके अंदर तो ईश्वर का स्पंदन है। हाँ, कुंडली में उसके योग अशुभ हो सकते हैं, उसके बारे में 12 साल के बाद विचार करेंगे, या मूल नक्षत्र है तो 8 साल के पहले विचार कर लेंगे। अदरवाइज बच्चा कभी अशुभ नहीं होता, उसका जन्म कभी अशुभ नहीं होता। योग अशुभ होते हैं, और अगर योग अशुभ हैं तो उसका उपाय करिए। उसको लेके बच्चा अशुभ है, बच्चा मनहूस है, पैदा हो गया तो ऐसा हो गया वैसा, ये सब बातें कहना बंद करिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मूलतः 2 तरह के योग होते हैं। अगर हम ज्योतिष को समझें और देखें, जिन 2 तरह के योगों को बच्चों के साथ आप एसोसिएट करते हैं ना, जोड़ते हैं,
एक होता है कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो। अगर बच्चे का जन्म मूल में हुआ है, ऐसी ऐसी बातें आप सुनेंगे कि आपके कानों तले मतलब आवाज ही नहीं आएगी, आप समझ नहीं पाएंगे भैया किस किताब में लिखा हुआ है। एकदम दिमाग काम नहीं करेगा। लोग कहते हैं बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो पिता को 27 दिन तक बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए, बच्चे के जन्म लेने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा बता देंगे आपको कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भैया ज्योतिष किस किताब में लिखा हुआ है। बच्चे का जन्म अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो यस, ये प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के पिताजी का देहांत हो जाएगा, बच्चे की माँ का देहांत हो जाएगा, या बच्चा ऐसा हो जाएगा, या 27 दिन तक बच्चे का चेहरा मत देखो। ज्योतिष को तर्क के आधार पर समझिए और उसके साथ जो वैदिक उपाय बताए गए हैं वो जोड़ दीजिए, बात खत्म। और अंतिम निर्णय तो देखिए ईश्वर करेंगे। आप उपाय करें, प्रयास करें, सब करें, अंतिम वीटो पावर ईश्वर के पास है। वो चाहेंगे तो उपाय काम करेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा। तो सब करिए, सब प्रयास करिए, लेकिन ये सब अंट शंट अंधविश्वासों में ना पड़िए। चलिए पहले यही जानते हैं कि अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो इसका मामला क्या होता है और क्या वाकई में ये बुरा होता है, और अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ होता है तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। चंद्रमा जब मूल नक्षत्र में बैठा होगा जन्म के समय, जैसे अश्विनी में बैठा हुआ है, रेवती में बैठा हुआ है, आश्लेषा में बैठा हुआ है, मघा में बैठा हुआ है, मूल में बैठा हुआ है, तो इन नक्षत्रों को कहते हैं मूलतः मूल नक्षत्र। और चंद्रमा जब यहां बैठता है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। चंद्रमा के वीक होने से, जो कि इनको गंड मूल कहते हैं, तो चंद्रमा गंडात के इलाके में कमजोर होता है। और किसी भी व्यक्ति का, कोई भी बच्चा हो, जन्म से लेकर जो 8 साल का समय होता है, 1 से लेकर 8 वर्ष तक का, वो चंद्रमा का समय होता है। और अगर उसी समय में चंद्रमा वीक हो गया, अगर उसी समय में चंद्रमा कमजोर हो गया तो बच्चे की सेहत बुरी तरह से खराब हो सकती है। तो जो गंडात का इलाका होता है, हमेशा याद रखिए कि जन्म के समय बच्चा अगर मूल में है तो चंद्रमा गंड मूल के इलाके में है, और ये उस बच्चे के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर से चंद्रमा की जो उम्र की परिधि बताई गई वो उम्र के 8 साल तक बताई गई, तो उम्र के 8 वर्ष तक उसको सेहत की समस्या परेशान करती है या परेशान कर सकती है। तो पहले 8 साल तक जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, 8 साल तक उनकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, उनके सेहत का ध्यान रखना चाहिए और उनके जीवन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि माता मुंह नहीं देखेगी, पिता मुंह नहीं देखेंगे, फला का देहांत हो जाएगा, इसका देहांत हो जाएगा, ये सब बंद करिए। ज्योतिष 5000 गुना बदल चुका है। तो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट के आधार पर अगर हम देखें तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 8 वर्ष तक बच्चा कैसा है उसका स्वास्थ्य देखिए, और चंद्रमा कैसे कैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है इसका हमें ध्यान देना होगा। अब मान लिया बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो ही गया तो क्या करेंगे। ऐसी दशा में 27 दिन के बाद वही नक्षत्र रिपीट होता है। मान लिया बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो 27 दिन के बाद अश्विनी नक्षत्र फिर से आएगा। जब वो आएगा तो उसकी शांति करा लेंगे। 8 वर्ष की आयु तक इसकी शांति करा लेनी चाहिए। मान लिया आप तुरंत नहीं करा पाए, 27 दिन में नहीं करा पाए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी मौका मिले 8 वर्ष के अंदर इसकी शांति करा लेनी चाहिए, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे के जीवन में कोई जीवन मरण का संकट पैदा ना हो या बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। इसके लिए 8 वर्ष के अंदर इसकी शांति करा लेना ही हर लिहाज से उत्तम होगा। लेकिन एक बार बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है, 8 वर्ष से आगे निकल जाता है, फिर मूल नक्षत्र की शांति वांति की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा तो 8 वर्ष तक ही असर डालेगा ना। चंद्रमा 8 साल तक ही कमजोर रहेगा, तो जो मूल की शांति का चक्कर है वो 8 साल तक ही रहना चाहिए, उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उम्र 36 साल हो गई तो लोग कहते हैं भैया उस समय तो याद था नहीं, मुझे पता नहीं था, मैंने अभी कुंडली दिखाई है कुछ दिन पहले तो पंडित जी ने बताया तुम्हारा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, मूल की शांति कराओ। 36 साल में मूल की शांति कराओ। क्यों कराओ भाई? अगर 8 वर्ष का जो बुरा समय था, जो गंडात का समय था, जो बालारिष्ट का समय था, अगर वो निकल गया तो 36 साल में क्या कर लेंगे शांति करा के। इसीलिए 8 वर्ष तक ही इसका मूल्य होता है मूल नक्षत्र का, और वो बच्चे के खुद के सेहत के लिए, उम्र के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसकी शांति करानी चाहिए। लेकिन एक बार 8 साल का सर्कल निकल गया तो बिल्कुल बढ़िया है, उसके बाद किसी शांति वांति की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, जिसको सत्तईसा कहते हैं, जिसको गंडात कहते हैं, तो वो बच्चे के सेहत के लिए खुद ही खराब होता है। बेचारा छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा अपने माता पिता के जीवन में, उसकी तो सेहत की खुद की स्थिति खराब हो जाती है।
पहला योग तो ये हो गया मूल नक्षत्र वाला, जिसको लेके लोग तमाम तरह के मन में भ्रम और वहम पैदा करते हैं। दूसरा योग होता है अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का योग हो। सूर्य और शनि के योग पे हमने चर्चा की थी आपके साथ, जल्दी ही आपको बताया था कि सूर्य शनि का संबंध होने से पिता पुत्र के रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, आ जाती है। इसीलिए जब ये योग लोग कुंडली में देखते हैं बच्चे के तो कहते हैं पिता के लिए शुभ नहीं है। एकदम से देख के, बिना ग्रहों की डिग्री देखे, बिना ग्रहों का अंश देखे, बिना नवमांश कुंडली देखे, बिना सूर्य का बलाबल देखे हुए, बिना खटबल देखे हुए कैसे कह सकते हैं इतनी छोटी सी बात कि भैया पिता पुत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत बुरा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। सूर्य शनि का योग होने से देखिए संभावना ये होती है कि पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होंगे, और कभी कभी ये भी होता है कि पिता पुत्र में से कोई एक ही उन्नति कर पाएगा। लेकिन ये आपको बहुत सोच समझ के देखना होगा कि बच्चे का जन्म हुआ, सूर्य शनि का योग है, चलो ठीक है भाई, योग है तो पहले देखिए कि सूर्य शनि का असर कहां तक पड़ रहा है। पिता पुत्र में पड़ रहा है, ठीक है, पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं है, और पिता पुत्र में से कोई एक ही उन्नति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमें पिता की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अब मान लिया पिता की कुंडली में सूर्य शनि बैलेंस है और पुत्र में नहीं है, पुत्र में खराब है, तो फिर क्या होगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। एक में अच्छा और एक में बैलेंस, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मान लिया दोनों में खराब होगा, तब थोड़े से उपाय करने की जरूरत होगी। और सूर्य शनि वाले बच्चे जन्म लें, पिता बर्बाद हो जाएं, पिता की जान चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं फिर कहूंगा, जीवन और मरण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के हाथ में है, परम पुरुष के हाथ में है। और ज्योतिष एक संभावना का शास्त्र है। इसीलिए कभी भी किसी चीज को लेके इतना ज्यादा पैनिक मत हो जाइए कि सूर्य शनि का संबंध है, बच्चा जन्म लिया, पिताजी मर जाएंगे, पिताजी बर्बाद हो जाएंगे, ये सब दिमाग में लाना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा है तो उपाय करिए। अगर मान लिया आपका बेटा पैदा हुआ, बेटे का जन्म हुआ, बेटे की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, तो ऐसी दशा में पिता को नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे के ऊपर पूर्व जन्म और माता पिता के संस्कारों का ही असर पड़ता है। तो अगर पिता बच्चे के जन्म के साथ नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करने लगे, तो वो जो पॉजिटिव तरंगे हैं, जो सकारात्मक शक्तियां हैं, वो धीरे 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 पिता के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती जाएंगी। एक बड़ी पुरानी सी कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती बाढ़े अपने कर में। अर्थात पुत्र का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है पिता के धर्म से। पिता कितने ईमानदार हैं, कितने धार्मिक हैं, कितने यशस्वी हैं, उससे पुत्र जीवन में उन्नति करता है। और खेती किसानी अपनी मेहनत से आगे बढ़ती है। तो जब पिता सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो पिता के धर्म से, धर्मो रक्षति रक्षतः, पिता के धर्म से पुत्र और पिता दोनों की रक्षा होगी। और दूसरा, पिताजी क्या करेंगे, हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अगर ये 2 काम पिताजी करना शुरू कर दें बच्चे के जन्म लेने के साथ, तो यकीन मानिए पिता पुत्र के जीवन में सूर्य शनि का कोई असर नहीं पड़ेगा। और खास तौर से जन्म से लेके 12 वर्ष तक पुत्र के ऊपर इनका प्रभाव ज्यादा होगा। तो जन्म से लेके 12 वर्ष तक अगर पिताजी रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, साथ ही साथ शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं, तो पिता पुत्र दोनों की कुंडलियां संतुलित होंगी, दोनों में प्रेम बहुत अच्छा होगा, सूर्य शनि का प्रभाव घट जाएगा, दोनों जीवन में खूब उन्नति करेंगे और इस योग का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 तरह के मूल योग होते हैं। सूर्य शनि का योग एक होता है और एक होता है मूल नक्षत्र, जिसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि बच्चे का जन्म अशुभ है, ये बच्चा अशुभ है, इस घर में पैदा होकर इस घर को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, योग अशुभ हो सकते हैं, कोई बच्चा अशुभ नहीं होता। और अगर योग अशुभ है तो उसके लिए ईश्वर की कृपा से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़े उपाय करके उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कि किसी बच्चे का जन्म लेना शुभ या अशुभ नहीं होता, बच्चे की कुंडली के योग शुभ या अशुभ हो सकते हैं। और किसी बच्चे को कभी नहीं कहना चाहिए कि उसका जन्म अशुभ है। हाँ, उसकी कुंडली के योग अशुभ हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो उन अशुभ योगों के निवारण के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, जो हमें करने चाहिए। किसी भी अशुभ योग से जुड़ी हुई एक बेहद खास बात भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों के हाल को जानने का। तो चलिए डालते हैं 12 राशियों पर नजर और जानते हैं आने वाले वक्त के बारे में। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, नौकरी में दिक्कत आ सकती है, नौकरी में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और इन समस्याओं की वजह से तनाव बढ़ सकता है, क्रोध आ सकता है, आप गुस्से में आ सकते हैं, कुपित हो सकते हैं, ये संभावना दिख रही है।
अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो कोशिश करके आपको देखना चाहिए आपका रुका हुआ, फंसा हुआ धन आपको सरलतापूर्वक प्राप्त हो पाएगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके मुश्किलों से बचेंगे वो शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। वृष राशि, आपकी पारिवारिक स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं, चीजें इंप्रूव कर रही हैं, एक दूसरे को चीजें समझा पा रहे हैं। कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ा समय घूमने में, आनंद में लग रहा है आपका जाएगा। धन का खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। धन को लेके मुश्किलें ना आ जाएं तो जरा सा खर्चों पर कंट्रोल रखें, बेवजह मनमानी फिजूल खर्चियां ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन संतुलित रहेगा वो शुभ रंग होगा धानी, और किस्मत की होगी मेहरबानी तकरीबन 75%। मिथुन राशि, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, सर्द गर्म के चपेट में आ सकते हैं, तो जरा ध्यान रखिए। इस समय एलर्जी फ्लू के शिकार हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। किसी छोटी सी यात्रा पर आप जा सकते हैं ऐसा लग रहा है, और ये यात्रा बेहद सुखद होगी, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। परिवारजनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, और ये सहयोग आपको मुश्किल दौर से निकलने में, अपने टारगेट को प्राप्त करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वो शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है कितना? तकरीबन 65%। कर्क राशि, कैंसर, मनचाही सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और ये सफलता आपके विवाह से जुड़ी हुई हो सकती है या आपके कारोबार से जुड़ी हुई है। मनचाही सफलता कारोबार, विवाह और व्यापार की दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ भी हो रहा है आपको, और आपका मन बहुत प्रसन्न है, मन बहुत खुश है। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बस हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ी मत कर बैठिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे उसका ध्यान रखिए, शुभ रंग का सही प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। उसका इस्तेमाल करके मन को अच्छा बना पाएंगे, और भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्य है आपके पास 80%। सिंह राशि, करियर आपका बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और बदलाव तो करना ही है इस समय। उस चक्कर में चीजों को समझने में, राय लेने में, परामर्श लेने में ना खूब व्यस्तता भी दिखाई दे रही है। तो बदलाव के साथ व्यस्तता तो है, लेकिन सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से हड्डियों के अगर मरीज हैं, हड्डियों में कोई दिक्कत है, उससे बचें। रक्तचाप ऊपर नीचे ना हो, इसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। कन्या राशि, वर्गो, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती जा रही है। मुश्किलें तो थी, लेकिन उन मुश्किलों से आप 1 बाय 1 बाहर आते जा रहे हैं ना, तो आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जा रही है। नौकरी की तमाम समस्याएं भी आपकी दूर हो रही हैं, नौकरी की दिक्कत भी आपकी गायब हो रही है, और इस दौर में मानसिक रूप से आप मजबूत हो रहे हैं, मानसिक रूप से आप प्रबल हो रहे हैं। यानी मुश्किलें तो आ रही हैं, कुछ को आप दूर कर रहे हैं और कुछ आपको मजबूत बनाकर जा रही हैं। यानी चीजें कठिन समय में आपके मजबूत होती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके मन को अच्छा कर पाएंगे वो शुभ रंग होगा गुलाबी, और अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य होगा 72%। तुला राशि, करियर में दिक्कत दिखाई दे रही है, करियर में समस्या आ सकती है, समस्या का बहुत ध्यान दें, और करियर के मामले में लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ठीक से निभाएं। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी आज करियर को मैनेज करने के लिए, अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। और मुश्किल दौर अगर आता है ना, एक बात तो निश्चित है, शुक्र की पोजीशन बढ़िया है तो परिवार का सहयोग बना रहेगा। उनकी बात सुन के, उनकी सलाह लेके, खासतौर से किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेके आप मुश्किलों को सुलझा पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और आज मेहनत करनी होगी, भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, फाइनेंशियल मुश्किलें छू मंतर, आर्थिक मुश्किलें गायब हो जाएंगी। आपका अपना ही पैसा जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, थोड़े से कोशिश करने से, एफर्ट करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके परिवारजनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आपके फैमिली के लोगों का, परिवारजनों का सहयोग लगातार आपके साथ बना रहेगा।
और इस दौर में अगर आप कोशिश करके देखें तो कोई पुरानी इच्छा, संभवतः ये कहीं जाने की इच्छा है ना, किसी यात्रा की इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है, ये पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। वक्त बहुत अच्छा है, मन का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी है, आनंद का रंग है। और भाग्य अगर आपका साथ निभाएगा तो काफी निभाने वाला है। भाग्य है 85%। धनु राशि, वाहन को हवाई जहाज ना बनाएं, और अगर चप्पल घिस गई है तो बदल लें, वरना बाथरूम में फिसल के ना गिर जाएं, सीढ़ी से ना गिर जाएं, वाहन से चोट चपेट ना लग जाए। चोट चपेट लग सकती है, ध्यान रखें। आज तनाव ज्यादा है, ब्लड प्रेशर जरा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ऑफिस में जबान दराजी करेंगे, विवाद करेंगे तो भारी ना हो जाए। वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, वाहन को आज आराम से चलाएंगे, जरूरी ना हो तो लंबी यात्रा पर भी ना जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके सुरक्षा बनी रहेगी, सुरक्षित रहेंगे, वो रंग होगा पीला, येलो। और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, किसी नए काम की शुरुआत हो रही है। परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा रहे हैं, और ये लंबी दूरी की यात्रा यकीनन आपके संतान से, आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। चीजों को आपने बेहतर किया है और ये बेहतरी अभी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ब्राउन, भूरा रंग होगा, और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं, निभा भी पाएंगे। धन का लाभ भी आपको होता रहेगा, फाइनेंशियल्स को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, लेकिन इस दौर में थोड़ा सा दबाव भी महसूस करेंगे। काम का प्रेशर बढ़ेगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो संभवतः आपके ऊपर दबाव भी बढ़ता चला जाएगा। दबाव को हमें कम करना है ना, मन को अच्छा करना है, इसके लिए शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? शुभ रंग होगा पीला, जुपिटर का रंग है, बृहस्पति का रंग है, इससे आपको फायदा होगा, मन को मजबूत करेंगे और भाग्य ठीक ठीक होगा। भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन की मुश्किलें, जो पैसा आपका फंस गया था, वो लग रहा है कि इस समय मिल जाएगा आपको। संतान की समस्या भी आपकी हल होने वाली है। संतान की तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। संतान से बात करेंगे, उसकी समस्याओं को सुनेंगे तो कोई ना कोई समाधान आप निकाल ही लेंगे और आपका मन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि माता पिता की सेहत ठीक हो जाएगी, संतान की समस्या का हल निकल जाएगा और रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो सब कुछ बड़े संतुलन में आ जाएगा ना, तो मानसिक शांति मिलेगी। दिन अच्छा है, क्या करना चाहिए? एक तो शुभ रंग का इस्तेमाल करिए ताकि शुभता बनी रहे। आपका शुभ रंग है सफेद यानी कि व्हाइट, और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है सबसे ज्यादा, तकरीबन 90%। स्नेहा जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। स्नेहा से बात करते हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम जी। मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ, पर मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी की कहीं भी नौकरी नहीं लग पा रही है। बहुत ही वो जहाँ जाता है उसका मतलब 50 बार वो इंटरव्यू के लिए जा चुका, कहीं भी कोई ना कोई। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। 15 अक्टूबर 1990 रात को 8:49। 15 अक्टूबर 1990 रात को 8:49। आप ये जानना चाहती हैं कि आपके बेटे की नौकरी कब लगेगी, कैरियर कब शुरू होगा? हाँ जी, मांग भी क्या या नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे, प्लेस क्या है, जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली। आप ये जानना चाहती हैं कि बेटे का करियर कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, बेटा मांगलिक है या नहीं है, यही ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपके बेटे की कुंडली की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो बातों को आपको समझना होगा। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की बनती है। राशि आपके बेटे की है सिंह। लग्न में मंगल, चौथे स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो एक तो चंद्र मंगल का संबंध बन गया वृषभ लग्न में, तो कुंडली में लक्ष्मी योग बन गया। ये निश्चित है कि जीवन में आने वाले वक्त में पैसे की दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियली कुंडली मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वृषभ लग्न का जो सबसे कीमती प्लेनेट होता है, दो प्लेनेट होते हैं, एक होता है शनि और एक होता है बुध। बुध इनका अस्त हो गया है, कमजोर हो गया है, और चूंकि बुध ही नौकरी को, धन को, करियर को आगे बढ़ाने को सहायता करता है ना, तो बुध अस्त हो जाने की वजह से मौके तो आ रहे हैं, लेकिन मौकों का फायदा नहीं हो रहा है। इतने सारे इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम बुध को मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? एक पन्ना इनको पहनाएंगे, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक इनको सबसे पहले पन्ना पहना दें, वो बहुत आवश्यक है इनके लिए।
दूसरा ये है कि इनकी कुंडली में दूसरे प्लेनेट को मजबूत करना है, उसका नाम शनि है। तो सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शनि मंत्र का जप करें सुबह शाम और पन्ना पहन लें। अब जो बरसात की ऋतु शुरू होगी जुलाई के महीने से, तो जुलाई अगस्त सितंबर में आपके बेटे को अच्छी खासी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पन्ने के अलावा कोई रत्न नहीं पहनेंगे, शनि मंत्र का सुबह शाम जप करेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर में इनको ठीक ठीक नौकरी मिल जाएगी। विवाह होने में थोड़ा विलंब है, विवाह अपनी इच्छा से करेंगे। कुंडली मांगलिक है, लग्न में मंगल बैठा हुआ है ना, तो कुंडली मांगलिक है, इसलिए विवाह जब भी करें कुंडली मिला के करें, देखभाल के करें तो बढ़िया रहेगा। तो आज हमने बात की अशुभ जन्म योग के बारे में, इसका सच जान लिया। अगर किसी बच्चे का जन्म अशुभ जन्म योग में हुआ है, अशुभ योगों में हुआ है, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव की पूजा किसी बच्चे के जन्म से लेके 8 वर्ष तक अगर ठीक तरीके से उसके माता पिता कर दें तो कुंडली के कितने भी अशुभ योग क्यों न हो वो नष्ट हो जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। कल का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे। कल के शुभ पहर में शिव जी के मंदिर चले जाएं और वहां पे घी का दीपक जला दें। वहां ना जा पाए तो घर में भी जला लें, लेकिन ज्यादा बढ़िया होगा कि शिव जी के मंदिर में जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके और आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, दोनों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे कब? ये करेंगे शुभ पहर के दौरान। और शुभ पहर कल का क्या होगा फिर से नोट करें, कल का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।